नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग प्रधान। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल केटी पटनायक ने अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज के 8वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। दीक्षांत समारोह में सफलतापूर्वक विभिन्न पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले सफल उम्मीदवारों को प्रदान किया गया डिग्री। लोकसभा के पहले चरण के साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कल। अरुणाचल प्रदेश में फ्री एंड फेयर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की 75 कंपनियों की हुई तैनाती। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा और लोकसभा के उम्मीदवारों के साथ की बैठक। जेडीयू की अरुणाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रूही तांगुंग ने अपने पद से दिया इस्तीफा। राज्यपाल केटी पटनायक ने आज अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। दीक्षांत समारोह में सफलतापूर्वक विभिन्न पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले सफल उम्मीदवारों को डिग्री प्रदान किया गया। इस समारोह में 667 उम्मीदवार मौजूद रहे। उनमें से 19 को पीएचडी और 62 को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। I extend warm greetings to all of you on this auspicious occasion of the 8th convocation of Arunachal University of Studies. Today marks a significant milestone in the journey of our university as we witness yet another batch of bright minds stepping out into the world armed with knowledge, skills and determination to make a difference. I congratulate the students graduating from the university as well as their proud parents who are present here. I also commend Arunachal University of Studies, all its members of the faculty and administration staff for creating this vibrant environment of learning experience in our state. The university was established in Arunachal Pradesh in 2012 and has made steady progress in terms of establishing educational infrastructure like multiple labs of various traditional as well as professional courses with digital classrooms and good sporting facilities which make up a holistic development of students. I call upon each one of you to take a pledge to make the full use of your knowledge for the benefit of society and the humanity at large. लोकसभा के पहले चरण के साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कल यानी बुधवार को जारी की जाएगी। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी की 1-1 सीट, असम और महाराष्ट्र की 5-5, तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, बिहार की 4, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल की 3 के लिए चुनाव होगा। उम्मीदवार इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि मतदान 19 अप्रैल को होगा। चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में फ्री एंड फेयर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की 75 कंपनियों की तैनाती की है। निर्वाचन भवन ईटानगर में चुनाव तैयारियों पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अरुणाचल प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पवन कुमार सेन ने बताया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अलावा प्रदेश में उपलब्ध पुलिस बलों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनी में 100 जवान होते हैं और राज्य के सभी जिलों में उनकी तैनाती कर दी गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पवन कुमार सेन ने कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने प्रदेश के संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए एरिया डोमिनेंस एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में कुल 2226 पोलिंग स्टेशन में से 480 पोलिंग स्टेशंस को अंडर शैडो एरिया, 588 बूथ को क्रिटिकल और 443 बूथ्स को अति संवेदनशील घोषित किया गया है।
श्री सेन ने बताया कि 750 मतदान केंद्रों की रियल टाइमिंग वेब कास्टिंग की जाएगी और 342 मतदान केंद्रों पर ऑफलाइन वेब कास्टिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्टेट इलेक्शन मशीनरी ने अब तक 3,88,34,496 रुपये और 378 गैर कानूनी हथियार बरामद किए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में कुल 33,996 लाइसेंसिंग हथियार है, जिसमें से अभी तक 2,400 हथियार राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशंस में लोगों ने जमा कराए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता MCC का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और उम्मीदवारों का सपोर्ट करने के मामले में एक ADC और एक अन्य सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। 443 vulnerable areas and critical polling stations 588. But again, it is a continuation updation. So we will be reviewing it again once the candidates are finalized. Security 75 paramilitary forces companies are already deployed in the state. We have also received the list of expenditure observers for all the districts. So they will be coming to the state tomorrow onwards. And in every district, you will be having one officer from income tax who will be closely monitor all kind of transactions. Total 68 polling stations are identified, out of which 7 polling stations were P3 for 3 days and 61 are for 2 days polling stations. Right now, our target is to have a zero, like last time it happened, that 39 repolls were conducted, but we are trying our level best that no repoll is happen this time in this state. आज मैंने स्टेट गवर्नमेंट को अपनी तरफ से एक लेटर भेज दिया है। चीफ सेक्रेटरी विल इशू कि जितने भी मीडिया पर्सनल्स हैं, जो रिकॉग्नाइज मीडिया पर्सनल्स हैं, उनको एसेंशियल कैटेगरी में रखा जाएगा और उनके लिए पोलिंग जो बूथ होगा, जो पोलिंग पोस्टल बैलेट के थ्रू आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम हर एक डिस्ट्रिक्ट रिसेप्शन सेंटर पे और जो हमारा डिस्पैच सेंटर है, डिस्पैच सेंटर पर हम लोगों को एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाना है। वहाँ पर जितने भी रिकॉग्नाइज मीडिया पर्सनल्स हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स की जो पूरी लिस्ट है हम लोगों ने अपनी तरफ से जारी कर दी गई है। हर एक कमिश्नर, सेक्रेटरी और जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, SPs हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे जितने HODs हैं, उनको ये डिटेल शेयर की गई है कि पब्लिक हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और जो वोटर्स हैं उनको किसी प्रकार का कोई हरासमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको हम किसी प्रकार की कोई परेशानी में नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जो चेकिंग वगैरह भी होती है उसमें भी हमने नाकाज वगैरह पे अलग अलग चेकिंग के लिए अलग अलग जगह पे रोका जाता था। उसके लिए हमने एक छोटा सा एक कदम उठाया है कि क्यों ना हर जगह एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट रखा जाए। फॉरेस्ट का, एक्साइज का, पुलिस का, ये जितने भी नाका अलग अलग लगाए जाते थे, हमने कोशिश की है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी एक लेटर भेजा है कि और डिस्ट्रिक्ट में सारे डिप्टी कमिश्नर्स को भी भेजा है कि जितने भी नाकाज हैं उनको एक जगह एक इंटीग्रेटेड किया जाए और जो भी चेकिंग हो वो पूरे प्रोसीजर के साथ किया जाए। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के उम्मीदवारों के समर्थन में केरल के पलक्कड़ में एक रोड शो किया। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद श्री मोदी का यह पहला रोड शो है। रोड शो में भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रन और पलक्कड़ तथा पोन्नानी संसदीय क्षेत्रों से NDA उम्मीदवारों ने भाग लिया। रोड शो के बाद श्री मोदी ने तमिलनाडु के सलेम में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि PM के साथ सीटों का समझौता होने के बाद NDA को नई ऊर्जा मिली है। डेवलप तमिलनाडु के NDA के मिशन को एक और नई ऊर्जा मिली है। हमारे वरिष्ठ नेता और मेरा व्यक्तिगत संबंध भी जिनके साथ ज्यादा है, सब PMK ने भी NDA के नेतृत्व में तमिलनाडु का भाग्य बदलने की घोषणा की है। अय्या डॉक्टर रामदास जी का अनुभव और डॉक्टर अंबुमणि रामदास का टैलेंट
उनका परिश्रम तमिलनाडु के डेवलपमेंट को नई ऊंचाई देने में मदद करेगा। मैं एनडीए में शामिल होने पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति एआईसीसी ने आज आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के घोषणा पत्र पर चर्चा की। समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। श्री वेणुगोपाल ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि कार्य समिति ने कांग्रेस के अध्यक्ष को घोषणा पत्र को अंतिम स्वीकृति देने का अधिकार दिया है। मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव है, अन्य सदस्य कर्नाटक। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा और लोकसभा के उम्मीदवारों के साथ बैठक की। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के प्रभारी अशोक सिंघल, अरुणाचल वेस्ट लोकसभा सीट से उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल ईस्ट से उम्मीदवार तापिर गांव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बियूराम वाघे, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे। बैठक के दौरान चुनाव प्रचार की रणनीति सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की अरुणाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रूही तांगुंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भेजे अपने त्याग पत्र में उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल होने के राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले से उन्हें चोट पहुंची है। गौरतलब है कि एनडीए गठबंधन में शामिल होने से पहले जेडीयू ने रूही तांगुंग को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अरुणाचल वेस्ट लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया था और पार्टी ने 2019 के अरुणाचल विधानसभा चुनाव में 7 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही थी। साल से मैं पार्लियामेंट इलेक्शन चुनाव का लड़ने का तैयारी कंटिन्यू संघर्ष कर रहा था। वो मैं अपना तरफ से मैं कैंडिडेचर प्रपोज नहीं किया। नीतीश कुमार ने नेशनल प्रेसिडेंट राजीव रंजन ललन सिंह ने मुझे बोला आप चुनाव लड़ना है। नागालैंड में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण सोमवार को क्षेत्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र सोविमा में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने खेलों के आधिकारिक तौर पर शुरुआत की घोषणा की। मुख्यमंत्री रियो ने इस अवसर पर कहा कि पूर्वोत्तर में खेलों की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर खेल भावना और सौहार्द के माध्यम से इस क्षेत्र में एकता को बढ़ावा देते हैं। उद्घाटन समारोह में विभिन्न कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। इन खेलों में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के 3000 से अधिक एथलीट 15 स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। खेलों का आयोजन 3 जिलों चुमोकेदिमा, दीमापुर और कोहिमा के 12 स्थानों पर किया जा रहा है। More than 3,000 people. It's not a matter of joke. You, representing your state, coming to this 3rd Northeast Games 2024. It is a success. And from this onward, I hope you will bring laurels to the Northeast and also to the state. देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर के लिटरेरी एंड आर्ट्स क्लब द्वारा हाल ही में इंटर कॉलेज डी क्रेओ फेस्टिवल आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी और द अरुणाचल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के सहयोग से आयोजित इंटर कॉलेज डी क्रेओ फेस्टिवल में 8 महाविद्यालयों के छात्रों ने पेंटिंग, कविता पाठ, शॉर्ट स्टोरी रीडिंग, म्यूजिक एंड डांस प्रतियोगिताओं के माध्यम से क्रिएटिविटी, इनोवेशन और आर्ट्स का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत तवांग जिले के मागो विलेज में 9 सोलर लाइट लगाया। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को मजबूत करने और नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत सेना ने लोगों की सुरक्षा और कन्वेंशनल इंजन एनर्जी पर निर्भरता कम करने के लिए सोलर लाइट लगाया।
सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। पहली बार सीआरपीएफ का गठन वर्ष 1939 में किया गया था। उस समय इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस था। सीआरपीएफ अधिनियम पारित होने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 19 मार्च 1950 को कलर्स प्रस्तुत किया और इसका मौजूदा नाम अस्तित्व में आया। कई अहम युद्धों में अपना योगदान दिया है, चाहे बात पाकिस्तानी घुसपैठियों की हो या फिर चीन के हमलों को नाकाम करने की हो। हर बार सीआरपीएफ ने अपनी वीरता और शौर्य से दुश्मनों को हार का स्वाद चखाया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।